हेलो, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसकी 13 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है आपके कंप्लीट। उस एग्ज़ाम के जितने भी जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे तकरीबन मैंने ट्राई किया है बच्चों से वो लेने की, और सारे जितने हो सके हैं मैंने जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इकट्ठे कर लिए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप क्या करेंगे, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल को कर देंगे आप ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आने वाले जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम्स का पूरा रिव्यू आपको मिल सके और पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन हैं जो आके एग्ज़ाम में आगे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? यानी उत्तर प्रदेश का जो कल के आपके साथ थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जो आपको पता है योगी आदित्यनाथ हैं। आज पूछ लिया वर्तमान जो उत्तर प्रदेश हैं उनके वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? यानी माइक्रो फाइनेंस है उसको भारत में कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करता है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, वो देश के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए एक नई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। यानी इसको कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है आरबीआई रेगुलेट करता है। इसके बाद में देखते हैं, नए रेगुलेटरी फर्म का प्रस्ताव किया गया। आरबीआई ने इस पहल में लोन की रकम के रीपेमेंट पर नियंत्रण रोक लगा दी। इसके तहत परिवार की सालाना आमदनी 50% तक ही लोन का रीपेमेंट पर दबाव बनाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की जो भी इनकम है उसका कितना 50% ही आपके लोन के लिए रीपेमेंट हो तो दबाव बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कि बस्तर का विद्रोह है वो कब हुआ था? तो यानी जो बस्तर का विद्रोह है वो आपके कब हुआ था? बस्तर का विद्रोह जिसे हम भूमकाल आंदोलन या भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, ये हुआ था आपके 1910 में मध्य भारत के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके मध्य भारत के अंदर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो 10 जनवरी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो उसमें मौर्य वंश का आपको पता है, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है तो हम कहते हैं वो था अशोक, जो कलिंग के युद्ध से आपके संबंध रखता है। तो आप देख लेते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था सतध्वंद का पुत्र बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, और इसका शासनकाल 168 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक का था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर के रियासत में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक विद्रोह नेतृत्व था। यानी जो बस्तर का विद्रोह हमने जो देख सकते हैं हमने यहाँ पर देखा था। यानी ये जो बस्तर का विद्रोह है जिसे हमें भूमकाल आंदोलन कहते हैं, और ये 1910 में मध्य भारत में हुआ था। इसी से जो बीच में कुछ क्वेश्चन आने के बाद में यहाँ पर वापस आया है। जो बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक विद्रोही आंदोलन था, इसका नेतृत्व है मुख्य रूप से गुड्डाधुर, एक आदिवासी नेता, साथ ही एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। यानी ये क्या था? एक था आदिवासी आंदोलन था। ये क्या था? आदिवासी आंदोलन था। यानी बस्तर का जो विद्रोह था वो क्या था? आदिवासी आंदोलन था। उसके बाद में ये जो आपने देख लिया था, यानी मौर्य वंश का, सॉरी थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। हाँ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदर्थ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? यानी पंचवर्षीय योजनाओं को आपको क्या करना है? पढ़ के और रट के चले जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन है वो लगातार आपके जो एग्जाम के अंदर देखने को मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? यानी ये तो पता है पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष ही होता है। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 1951 से 1956, यानी 1951 से 1956 का थी। और इसके वास्तुकार के नाम पर इसे महाल नोबिस योजना कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? तो महाल नोबिस योजना भी कहा जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इनके बीच में हुआ था आपके कौन सा? तो हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत
का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1526 ईस्वी में हुआ था। और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें विजय किसी की हुई थी? बाबर की। तो हार हुई थी आपके इब्राहिम लोदी की, हार हुई थी। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर यानी मुगल वंश का हो गया, आपके वंश स्टार्ट होता है उसी से। उसके बाद में आता है तेज़ी से औद्योगिकरण। तेज़ी से औद्योगिकरण इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कौन सी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से की। पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आप कह सकते हैं 1951 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था आपके 28 जनवरी 1950 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किया था। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2018 के, उसका शुभंकर क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल गेम है, इनका आयोजन हुआ था आपके ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के अंदर। इसका जो ध्येय वाक्य था यानी आदर्श वाक्य, इसका था शेयर द ड्रीम्स, इसका नाम था शेयर द ड्रीम। और इसका शुभंकर था बोरोबी। इसका शुभंकर आप देख सकते हैं, इसका शुभंकर था आपके बोरोबी, यानी एक नीला कोयल था, कोयला, नीला कोयला था, यानी एक नीला कोयला होता है, यानी बोरोबी का आप बोरोबी कह सकते हैं, बोरोबी इसका तो शुभंकर था। और इसमें सबसे अधिक किसने पद जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने इसमें कुल 198 पद जीते थे, यानी सबसे अधिक किसने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। इसके बाद में क्रमशः 136 और 66 पदों के साथ इंग्लैंड और भारत थे। नंबर 2 पर था इंग्लैंड और नंबर 3 पर था भारत। भारत ने इसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे। और इसका पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? तो इसका पहला स्वर्ण पदक जिताया था हमें मीराबाई चानू ने। किसने? तो मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टर है, उन्होंने हमें पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल, क्या फर्स्ट GOLD फर्स्ट गोल्ड मेडल हमें मीराबाई चानू ने दिलाया था। उसके बाद में पहले राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में 1930 में आयोजित किए थे। यानी पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। और कब? 1930 के अंदर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर नीचे से दूसरे किसकी थी? यानी अगर साक्षरता दर की बात करें तो नीचे से दूसरे नंबर पर कौन था? जनगणना के अनुसार बिहार भारत के सबसे कम साक्षर राज्य थे। वहाँ की साक्षरता 63.82%, यानी सबसे कम साक्षर राज्य की बात करें तो कौन आता है? आपके आता है बिहार। वहाँ की साक्षरता थी 63.82% थी। साक्षरता के साथ भारत के 35वें स्थान पर रहा था, 35वें स्थान पर रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर की, हमें कौन सा पूछा? दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर था अरुणाचल प्रदेश, जो 34वां नंबर था। तो उसकी साक्षरता थी 65.38%। कितनी थी? 65.38% थी के साथ 34वां नंबर रहा था। 2011 की जनगणना में गोवा साक्षरता के मामले में अरुणाचल प्रदेश के साथ 34वें स्थान पर रहा। 2011 की जनगणना में गोवा साक्षरता के मामले में 88.70% साक्षरता के साथ चौथे स्थान पर रहा था। यानी जो गोवा है वो साक्षरता के मामले में कहाँ पर रहा था? चौथे पर रहा था। और तीसरे पर कौन था? तो तीसरे पर था अरुणाचल प्रदेश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कौन से अभिनेता राज्यसभा सदस्य चुने गए थे? तो इस अभिनेता का नाम था अभिनेता यश दास गुप्ता। अगर बात करें यहाँ पर राज्यसभा की, अगर बात कर ले अपने के लोकसभा, अगर आपकी बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का सदस्य पश्चिम बंगाल से किसे चुना गया? तो वो चुना गया था आपके शत्रुघ्न सिन्हा को। किसको? शत्रुघ्न सिन्हा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। यानी लोकसभा के चुनाव में लोकसभा चुनाव में कौन थे? लोकसभा में किसे आयोजित जो सदस्य नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके शत्रुघ्न सिन्हा थे। और अगर बात करें राज्यसभा पे, तो राज्यसभा में थे अभिनेता यश दास गुप्ता। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था खाना पकाने के लिए कौन सा परिवर्तन है? यानी खाना बनाना कौन सा परिवर्तन है? यानी हम खाने को बनाते हैं, वे कौन सा खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या सब्जियों को फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पानी को उबालना, बर्फ़ को पिघलना, कागज़ को फाड़ना, पानी को जमाना, कैन को
केन को कुचलना, ये सब भौतिक उदाहरण है। ये सारे क्या हैं, भौतिक है, लेकिन ये क्या है, रासायनिक है। क्योंकि हम इन्हें इसमें भोजन को वापस से सब्जियों में तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बर्फ़ बना पानी है उसको वापस से क्या तरल पानी में बदल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल, यानी जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल कौन सा है। तो इसमें रऊफ़ है, डल महल है, खुद है, बुग्गी है, नचून है, इनमें से एक आपके ऑप्शन के अंदर आया था। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे है ना याद करने। फेस्टिवल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आसमान का विलोम शब्द क्या। आसमान का विलोम शब्द धरती या ज़मीन होता है। आसमान का क्या होगा, ज़मीन ऊपर, आसमान और नीचे क्या है, ज़मीन है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंद्र का पर्यायवाची क्या। इंद्र का पर्यायवाची देवराज। इंद्र का पर्यायवाची क्या है, देवराज। और देवराज के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो इसमें अमरपति आता है, अमरनाथ आता है, पुरंदर आता है, देवपति आता है, सुरपति आता है, देवेंद्र आता है, देवेश आता है, मध्वा, मेघराज आता है, वज्रधर आता है, वत्रा आता है, यशपति आता है, सहस्त्र आता है, सुरराज आता है, सुरेंद्र आता है, सुरेंद्र है, सुरेश है, सुरेश्वर है, महेंद्र है और वासव है। ये आदि आपके किसके हैं, तो ये आपके सारे के सारे हैं वो इंद्र के हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके प्रथम प्रेसिडेंट की बात करें तो थे सर डोरोजी टाटा। कौन थे, सर डोरोजी, सॉरी, हाँ, डोरा बीजी थे और टाटा इनकी जाति, यानी रतन टाटा से कुल बिलोंग करते थे। अगर बात करें प्रथम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ए जी नरोहन थी। कौन थी, तो ए जी नरोहन इसके प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे। उसके बाद में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी। तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे 2018 के एशियन गेम्स में। काम तो इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। इन खेलों का शुभंकर था डेरावान नामक एक पक्षी है। इसे स्वर्ग की चिड़िया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग की चिड़िया, स्पायरो ऑफ क्या कहते हैं, स्वर्ग को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कुछ कहते होंगे, चले अपन हिंदी में याद करते हैं, यानी क्या कहते हैं, स्वर्ग ही कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है नागालैंड का उत्सव कौन सा था, यानी नागालैंड का उत्सव कौन सा था। तो नागालैंड का एक उत्सव था जिसका नाम था हॉर्नबिल। क्या नाम था, हॉर्नबिल, ये था आपका नागालैंड का उत्सव, हॉर्नबिल था। और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये कितने दिनों तक, ये आपके 10 दिनों तक मनाया जाता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल को कर दीजिए ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।